दोस्तों नमस्कार। आज चर्चा हम करेंगे हॉकी की। जी हाँ, अपना एक ऐसा खेल जिसमें भारत गर्व करता रहा है। इस खेल पर अब स्वर्णिम अतीत रहा है और 41 साल के बाद भारत ने जो 2 ओलंपिक मेडल जीते बैक टू बैक, उससे भारत की उम्मीदें और ज़्यादा जग गई हैं। तो अब पिछले 5 साल का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे, तो 5 साल में हमने बहुत उतार-चढ़ाव देखे हैं इस हॉकी के खेल में। क्योंकि इन 5 साल में 2 बार तो भारत ने ओलंपिक में पोडियम फिनिश किया, फिर प्रो लीग आई, वहाँ भी ओलंपिक की तरह ही भारत ने पोडियम फिनिश किया। तो एक तरह से चढ़ता हुआ हमारा ग्राफ दिखाई दे रहा है हॉकी में। लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे सब उल्टा होता चला गया। रैंकिंग में जो हम तीसरे स्थान पर थे, लुढ़क कर 7वें स्थान पर आ गए और फिर प्रो लीग में 9 टीमों का जो यूरोपियन लेग था, उसमें हम 8वें स्थान पर लुढ़क गए। लगातार 7 पराजयों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा और फिर रही सही कसर ऑस्ट्रेलिया के टूर ने पूरी कर दी। ऑस्ट्रेलिया के टूर में हम जो 3 मैच हारे हैं 4 में से, उसने भी भारत की कमर तोड़ दी। लेकिन भारतीय हॉकी के साथ एक बहुत अच्छी बात यह है कि हम उससे सबक सीखते हैं और सबक सीखना और आगे बढ़ना, ये क्रेग फुलटन जो कि भारतीय टीम के कोच हैं, उन्होंने यही एक अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई है कि अपनी कमियों से सीखो, कमजोरियों से सीखो और आगे बढ़ो। और यही वजह थी कि भारत 2 बार ओलंपिक का मेडल जीता और प्रो हॉकी लीग में भी उसने यही कमाल कर दिखाया पोडियम फिनिश करके। लेकिन यूरोपियन लेग और ऑस्ट्रेलियन टूर ने भारत को एक सीख दी है। अब एशिया कप देखिए, अब यहाँ हम ऑस्ट्रेलिया या का टूर या उस सबके बारे में कोई बात करने नहीं आए हैं और ना ही हम कोई एशिया कप में भारत का परचम लहराने के बारे में या ये कहिए कि एशिया कप में भारत की उपलब्धियों का बखान करने आए हैं। हम यहाँ पर बात करने आए हैं भारतीय हॉकी से जुड़े हुए कुछ पहलुओं की, क्योंकि भारत ने ठीक है एशिया कप का खिताब जीता है और सामने थी भारत के फाइनल में कोरिया की टीम। वो कोरिया की टीम जो 5 बार की चैंपियन थी, पिछली बार की चैंपियन थी और तो और यही एक ऐसी टीम थी जो एशिया कप में जिसको भारत हरा नहीं पाया था इस बार के एशिया कप में। क्योंकि सुपर 4 में भारत का मुकाबला जब कोरिया से हुआ, पहला मुकाबला था और वो 2-2 से बराबरी पर रहा। तब तक भारत और मलेशिया का रिकॉर्ड इस बार के एशिया कप में मलेशिया का बेहतर चल रहा था और जब मलेशिया की टीम सामने आई तो भारत ने एक चैंपियन वाला अंदाज दिखाया मलेशिया के सामने और भारतीय हॉकी ने अपना परचम लहराया, 4-1 की शानदार जीत हासिल की। वो एक टर्निंग पॉइंट था भारतीय हॉकी के लिए एशिया कप में, क्योंकि उसके बाद भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद सामने आया चीन। तो चीन वो टीम जो चीन और जापान ने तो भाई भारत के लिए मुश्किलें खड़ी की थी पहले 2 मुकाबलों में। लेकिन जब चीन दोबारा आया सुपर 4 में तो भारत ने अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया, क्योंकि प्लान ए अगर भारत का नहीं चलता तो प्लान बी जो है वो कारगर रहता है और यही क्रेग फुलटन की स्ट्रेटजी का एक बड़ा हिस्सा है। और वहां पर जब प्लान बी जो भारत का था, प्लान ए में क्या था भारत का कि चीन के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ हमले बोलना और हमारे फॉरवर्ड जो हैं उनको बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मिला, या ये कहिए कि फॉरवर्ड्स को उनके डिफेंडर्स ने पूरी तरह रोक कर रखा और उनकी नींद हराम कर दी। तो भारत ने इस बार अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया, प्लान बी पे उतरी भारतीय हॉकी टीम। और प्लान बी क्या था? एरियल शॉट्स खेलो और एरियल शॉट्स के साथ ही भारतीय टीम जो है जिस तरह से जिस अंदाज में खेली है एरियल शॉट के साथ, 3D कल्चर भारतीय हॉकी टीम में दिखाई दिया और 3D कल्चर के साथ ही भारतीय हॉकी टीम ने जो डी के अंदर प्रवेश करके यानी विपक्षी की डी में प्रवेश करके जो हलचल मचाते हैं और जो डॉजिंग वाला खेल खेलते हैं, वो बड़ा कमाल का खेल था, छकाने वाला खेल जो भारत के लिए बहुत कारगर साबित हुआ। भारत 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, देखते ही देखते 6 गोल कर गया और हॉकी का खेल बिल्कुल ऐसा लगा जैसे टेनिस के स्कोर में बदल गया है, क्योंकि 6-0 की जीत, 6-0 उसमें भी भारत ने जो है चैन नहीं ली और उसके बाद 7वां गोल भी दाग दिया। तो 7-0 से भारत ने चीन को हराया और उसके बाद जब फाइनल भारत का हुआ साउथ कोरिया से, तो इस बात की दहशत जरूर हर भारतीय के मन में जरूर रही होगी, हर भारतीय हॉकी प्रेमी के मन में, कि ये एक ऐसी टीम है जो अपना सुपर 4 का जो पिछला मुकाबला था मलेशिया से 2 गोल से पिछड़ने के बावजूद जीती थी। जी हाँ, कोरिया पिछड़ने के बाद वापसी करने में और तेज तर्रार हॉकी खेलने के लिए जानी
जाती है और वही कुछ उसने कमाल किया था मलेशिया के खिलाफ। और भारतीय हॉकी टीम जब उसके सामने आई तो भारत ने यहाँ झंडे गाड़ दिए। हर क्वार्टर में भारत ने गोल किया, पहले क्वार्टर में, दूसरा, तीसरा, चौथा, और देखते ही देखते हम 4-0 से आगे हो गए। वो तो ठीक है, एक आखिरी क्वार्टर में हमने पेनल्टी कॉर्नर कंसीड किया और पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करने में कामयाब रही चीन की टीम, और आखिरकार 4-1 का स्कोर भी बुरा नहीं है। ये साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि ये पहले तो चीन को हमने हराया था 7-0 से, और इस बार कोरिया को हमने जो है 4-1 से पराजित किया, और वो भी तेज तरार खेलने वाली कोरिया की टीम को। तो कोरिया को हराया 4-1 से, पिछली चैंपियन को हराया, 5 बार की चैंपियन को हराया, चौथी बार भारत चैंपियन बना। और इससे इन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जो है वर्ल्ड कप हॉकी के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हो गया। जी हाँ, वर्ल्ड कप हॉकी, हम आपको याद दिला दें कि ये इसका आयोजन जो है बेल्जियम में होना है, नीदरलैंड में होना है। बेल्जियम और नीदरलैंड इसकी संयुक्त मेजबानी कर रहे हैं, दोनों मिलकर इसको आयोजित कर रहे हैं। और वहां पर भारत ने जो प्रवेश किया, भारत के ऊपर से मानसिक द्वंद्व जो है हर तरह का, वो खत्म हो गया है। और अब भारत बहुत ही, जिसे कहते हैं, खुलकर प्रैक्टिस करेगा वर्ल्ड कप की। और हम उम्मीद करेंगे कि जो काम 1975 के बाद से नहीं हुआ, हम कोई मेडल नहीं जीत पाए हैं। 75 में हमने कुआलालंपुर में वर्ल्ड कप हॉकी का खिताब जीता था अशोक ध्यानचंद के गोल से, जब भारतीय टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी और भारत चैंपियन बना था, वर्ल्ड चैंपियन। उसके बाद से भारत का कोई मेडल नहीं आया है। तो उम्मीद करना ही चाहिए कि अब लंबे समय के अंतराल के बाद, तकरीबन 50 साल के बाद, जो है भारतीय टीम मेडल जरूर जीतेगी, और वो कॉन्फिडेंस आया है। और आप देखिए 39 गोल भारत ने किए हैं इस टूर्नामेंट में। एशिया कप में 39 गोल भारत ने किए, 9 गोल भारत के खिलाफ हुए हैं, और आखिरी 3 मैचों में तो भारत ने 15 गोल दाग दिए हैं। अब मैं इसमें उस क्रेडिट को नहीं ले रहा कि हमने कजाकिस्तान को 15-0 से हराया। भाई, कजाकिस्तान की टीम भी तो बहुत निचले पायदान की टीम थी, क्योंकि उसकी रैंकिंग अगर आप देखें, 88वें रैंक की टीम के खिलाफ अगर आप 15-0 से उन्हें हराते हैं तो उसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि मलेशिया 12वें नंबर की टीम और साउथ कोरिया 13वें नंबर की टीम, इनको भी भारत ने शिकस्त दी है। तो ये अपने आप में काबिले तारीफ। और जिस तरह से अभिषेक चमके इस टूर्नामेंट में, अभिषेक ने जो जिसे कहते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओलंपिक में गोल्ड किया था, उसी अंदाज में यहां भी वो गोल करते हुए दिखाई दिए, उसी तरह के प्रयास करते हुए दिखाई दिए। गोल के पास पहुंचते हैं तो पीठ दिखाते हैं, और फिर पीठ दिखाने का मतलब है कि उस दिशा में पीठ करते हैं, और घूमकर दनदनाता शॉट जो है जब जाता है तो उसमें कई गुना उनकी पावर बढ़ जाती है। ऐसा ही कुछ उन्होंने कमाल किया। टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर जो है 3 भारतीय रहे, जिसमें अभिषेक, सुखजीत और हरमनप्रीत, तीनों ने 6-6 गोल किए इस टूर्नामेंट में। और उसके बाद दिलप्रीत और जुगराज ने 4-4 गोल दागे हैं, और फिर मनदीप का नंबर आता है जिन्होंने 3 गोल दागे। फिर शिलानंद लाकड़ा जो एक मैच के प्लेयर ऑफ द मैच भी रह चुके हैं, और साथ ही अमित रोहिदास, इन्होंने भी 2-2 गोल दागे। और फिर उसके बाद राजकुमार राय, विवेक प्रसाद, संजय, हार्दिक, मनप्रीत और राजेंद्र ने 1-1 गोल दागे। यानी 14 खिलाड़ियों ने कुल मिलाकर यहां गोल किए हैं। तो कई ऐसे पहलू उभर कर सामने आए पेनल्टी कॉर्नर में, जहां भारत ने एक इनडायरेक्ट फॉर्मेशन अपनाने की कोशिश की, और अमित रोहिदास ने जिस तरह से आखिरी मैच में गोल किया पेनल्टी कॉर्नर पर सीधे हिट पर, तो इसका मतलब है कि भारत के पास अभी काफ़ी कुछ है। ठीक है, हरमनप्रीत अभी उतने ज़्यादा गोल नहीं कर पा रहे हैं जितने कि वो उनसे अपेक्षित है, और क्योंकि कई बार तो वन मैन आर्मी भी साबित होती है। लेकिन जो भारत के पहले 3 गोल थे, उसमें तीनों में उनका पास था। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि आप गोल चाहे ना करें, लेकिन आप गोल में आपका कंट्रीब्यूशन रहता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और वही कुछ उन्होंने कर दिखाया बतौर कप्तान, और ये होता है टीम के लिए लड़ना, और वो उन्होंने सिखाया है। बाकी संजय को अभी उतने ज़्यादा मौके मिले नहीं हैं, इसलिए हम ये कहें कि भाई उन्होंने इतने सारे मैचों में, तकरीबन 70 के आसपास मैच हैं और 5-6 गोल ही किए हैं, तो ये आलोचना ठीक नहीं होगी। अमित रोहिदास को जब भी मौके मिले उन्होंने उस कसौटी पे खरे उतरे हुए हैं। और वहीं जुगराज को थोड़ा सा ध्यान देना होगा वेरिएशन पर, क्योंकि मारक क्षमता की उनमें कोई कमी नहीं है, अच्छी खासी मारक क्षमता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं चूक जाते हैं जब कोई वेरिएशन लेनी होती है, विविधता का परिचय देना होता है, वहाँ वो चूक जाते हैं। और भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी कमजोरियों से सबक सीखा है, ये और भी अच्छा साइन है, क्योंकि जिस तरह से शुरुआती मैचों में हमारी रक्षा पंक्ति जो है वो
पेनल्टी कॉर्नर के मौके कंसीड कर रही थी, यानी अपोनेंट टीम को पेनल्टी कॉर्नर के मौके ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहे थे, उसको उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण किया, अपनी कमज़ोरियों से सबक सीखा। यही भारतीय हॉकी टीम की विशेषता है और उम्मीद करनी चाहिए कि क्रेग फुलटन की अगुवाई में टीम ने जो काम ओलंपिक में लगातार 2 बार टोक्यो में और पेरिस में कर दिखाया है, उसे ही वो वर्ल्ड कप हॉकी में भी करके दिखाएंगे और लंबे समय का सूना जो है, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में दिखाई दे रहा है भारत के लिए वर्ल्ड कप में, उसको जरूर खत्म करेंगे। ओलंपिक में 41 साल का सूना हमने खत्म किया और अब यहां पर 50 साल के सूने की खत्म करने की बारी है।